नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से। इस वक्त की शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पीएम पद से इस्तीफा दे दिया शेख हसीना ने। शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ दिया है। सूत्र के हवाले से खबर सामने निकल करके आई है और हिंसा के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है। हजारों प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसे हुए हैं। भारत के लिए रवाना हुई हैं शेख हसीना। शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं। शेख हसीना के बेटे ने सुरक्षा बलों से आग्रह किया है, तख्ता पलट को सफल ना होने देने की अपील भी की गई है। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है और कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश से निकल चुकी हैं और हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से के पीएम पद से इस्तीफा भी शेख हसीना ने दे दिया है और अपनी बहन के साथ वो सुरक्षित स्थान के लिए फिलहाल बांग्लादेश से बाहर निकल चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, हिंसाग्रस्त जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद अब प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और ये बताया जा रहा है कि दरअसल वो अब भारत के लिए निकल चुके हैं सुरक्षित स्थान की तलाश में। क्या कुछ और जानकारी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, बेशक। देखिए योगेश, कल से ही जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी और भारत सरकार ने कहा था कि जो भारतीय नागरिक है वो बांग्लादेश ट्रैवल ना करें, उसके अलावा दूसरा एक एडवाइजरी जारी किया था देर शाम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने। उसमें कहा गया था कि जो बांग्लादेश में भारतीय हैं वो एम्बेसी के टच में रहे और उनके संपर्क में रहे। ऐसे में साफ नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ घटनाक्रम बदलने वाला है बांग्लादेश में और ऐसी ही खबर निकल कर आई है कुछ देर पहले कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जो आंदोलनकारी थे, जो तमाम आंदोलनकारी थी, वो कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते नजर आए थे। वो आंदोलनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर तक पहुंच चुके थे और वहां पे वो धाबा बोल चुके थे और उसके बाद शेख हसीना को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। और ये माना जा रहा है कि भारत के त्रिपुरा की जो राजधानी है अकलतरा, वहां वो पहुंचेंगी, वहां वो लैंड करेंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंसा हो रही थी और हिंसा में करीबन 300 लोग मारे जा चुके थे। और सबसे बड़ी अपडेट इसमें योगेश ये है कि जो लोकल पुलिस है बांग्लादेश की, उसको अब साइडलाइन कर दिया गया है और आर्मी चीफ, मतलब आर्मी ने ही कमान संभाल लिया है। और ये भी खबरें निकल कर आ रही है योगेश वहां से कि अब बांग्लादेश में सेना सरकार बनाने का प्रयत्न करेगी या जो वैकल्पिक सरकार है वो बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में 48 घंटे में कोई ना कोई सरकार बनानी होगी या तो फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो वहां पे इंप्लीमेंट पूरी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर 3 चीजों का जिक्र किया है। एक तो आर्मी के अधीन बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा कि तख्ता पलट के जरिए अन्य दल वहां पर सरकार बना सकते हैं, और तीसरा एक जो तस्वीर सामने निकल करके आ रही है राष्ट्रपति शासन का भी आपने जिक्र कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पंकज निकल करके आ रहा है सामने, क्योंकि शेख हसीना के बेटे ने ये अपील की है वहां पर सुरक्षा बलों से कि दरअसल वहां पर तख्ता पलट ना होने दिया जाए, ऐसी स्थिति ना बनने दिया जाए। लेकिन अब उन्होंने, जब शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वहां बांग्लादेश से वो बाहर निकल चुकी हैं, तो क्या इस अपील का कोई मतलब बचता है क्या अब? बिल्कुल नहीं योगेश। देखिए, जब जनता आक्रोश में आती है तो बदलाव दिखता नजर आता है, वही बदलाव अब बांग्लादेश में नजर आ रहा है। ऐसे में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत की ओर मूव कर रही हैं और बताया जा रहा है त्रिपुरा पहुंचेंगी कुछ देर में। तो ऐसे में साफ नजर आता है कि अब विकल्प कहीं ना कहीं शेख हसीना की पार्टी को दिखता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में अब सेना तय करेगी सरकार कौन होगा, वैकल्पिक सरकार बनाई जाएगी या तो फिर राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन अब इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा योगेश की हुआ क्या एक्चुअल, ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश में लगातार इस तरह से तख्ता पलट हुई और क्यों लोग आक्रोश में आए। क्योंकि 1 जुलाई से लगातार वहां पे छात्र जो राजनीति करते नजर आते हैं, वो छात्र संगठन जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे आरक्षण को लेकर, क्योंकि वहां की जो प्रक्रिया है आरक्षण को लेकर उसमें साफ कहा गया है कि जो प्राथमिकता है वो 1971 की लड़ाई में जिन लोगों ने भागीदारी दी थी अपनी, उनके परिवार के लोगों को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जो माइनॉरिटी है उनको 1% आरक्षण मिलेगा, विकलांग जो है उनको आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे में जो विद्यार्थी थे वो अलग से एक आरक्षण चाहते थे और उसके बाद से लगातार
पिछले 1 जुलाई से ये आंदोलन बांग्लादेश में हो रहा था। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो तमाम छात्र नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास शेख हसीना की तरफ से किया गया था। और कल जिस तरह से तमाम छात्र नेताओं ने शेख हसीना से बात करने के लिए साफ मना कर दिया, इससे अंदाजा लग गया था कि कुछ ना कुछ बदलाव बांग्लादेश में होता नजर आएगा। और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश से भागने को मजबूर हुई है शेख हसीना, और वहां पे अब कहीं ना कहीं सेना अपने कमान में पूरे बांग्लादेश को लेती नजर आ रही है। और ये कहने बड़ी तस्वीरें हैं। और देखिए, एशिया में ये दूसरा देश है जिस तरह से तख्ता फलक की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसके पहले हमने 1-1.5 साल पहले श्रीलंका का देखा। श्रीलंका में जो स्थिति हुई थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति उनके घर पर लगातार जो तमाम जो आंदोलनकारी थी वो उनके घर पहुंच गए थे, और वो तस्वीरें हमने देखी थी। और आज बांग्लादेश जो तस्वीरें निकल कर आ रही है कि शेख हसीना के घर पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में साफ है। और दूसरी तरफ हमने ये भी जानकारी निकालने की कोशिश की कि अचानक ऐसा क्या हुआ, तो क्यों शेख हसीना को भागने का मौका मिला, क्यों भागी वहां से। क्योंकि सवाल ये था कि तमाम जो आंदोलनकारी वो शेख हसीना के जो प्रधानमंत्री आवास है वहां तक पहुंच चुके थे। ऐसे में आनन फानन में वहां से उनको निकलना पड़ा, और अब इंतजार है तमाम बांग्लादेशियों को कि क्या शेख हसीना अपने तरफ से कोई बयान जारी करती है। अभी कोई भी जानकारी ऐसे निकल कर नहीं आई है। जब वो अब सुरक्षित जगह जब पहुंचेंगी तब जाके शायद हो सकता है कि अपना बयान वो बांग्लादेशी जो है उनके लिए जो बयान है वो दे सके। लेकिन अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में दिखती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगातार आंदोलनकारी सड़क पर हैं और लगातार तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें, करीब 300 ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। ऐसे में लगातार अब कहीं ना कहीं बदलाव हर मूवमेंट में दिखता नजर आ रहा है। उसके अलावा भारत सरकार भी इस मामले को लेकर संज्ञान लेता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने कल ही 2 एडवाइजरी जारी की थी, उसमें साफ कहा था कि जो बांग्लादेश में मौजूद भारतीय हैं वो लगातार बिल्कुल भारतीयों के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठाती नजर आ रही है और एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज और बड़ा जिक्र की पंकज की, जिस तरीके से ये दूसरा देश है, इसके पहले हमने श्रीलंका की तस्वीरें देखी थी और कमोबेश कुछ वैसी ही तस्वीरें अब बांग्लादेश की देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आई सामने वो आप भी बता रहे हैं कि विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर वहां पर वहां के प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ी जा रही है इस दौरान। और दर्शकों को दरअसल यह भी बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान का वो कद है बांग्लादेश में जो भारत में महात्मा गांधी का कद है। और जैसे भारत में महात्मा गांधी को हम बापू कह करके संबोधित करते हैं, मुजीबुर रहमान को वहां पर बंग बंधु करके लोग संबोधित करते हैं, ये माना जाए, क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक वो रहे हैं। और ऐसे में अगर इतनी नाराजगी, इतना ज्यादा आक्रोश कि अब वो उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो जाहिर तौर पर पंकज हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि अभी दरअसल ये जो आक्रोश है ये थमने वाला नहीं है। आर्मी चीफ भले ही कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा, नई सरकार का वहां गठन हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। बिल्कुल बेशक। देखिए योगेश, जिस तरह से जब भी जनता, मैंने पहले ही कहा कि जनता जब आक्रोश में आती है तो वो बदलाव की ओर नजर आता है, और वो बदलाव बांग्लादेश में नजर आ रहा है। शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ना एक बड़ा एक मैसेज है और बड़ा एक तख्ता पलट की ओर इशारा करता नजर आया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, उससे अंदाजा लगा दीजिए कि कितना लॉ जो है, जो इंफॉर्मेशन जो लॉ है वो कहीं ना कहीं अब जो आंदोलनकारी अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बात करें तो आर्मी का इंटरफेरेंस करना कि बड़ा एक मैसेज देता है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को, माफी चाहूंगा, आर्मी को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो आर्मी की तरफ से लगातार साफ ये कहा जा रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 48 से 72 घंटों में नई सरकार स्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अस्त व्यस्त बांग्लादेश नजर आ रहा है, बांग्लादेश के जो आंदोलनकारी है वो आक्रोश नजर आ रहा है उनके तमाम दौर पे। क्योंकि लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी जो आंदोलनकारी है वो इसी बात को लेकर लगातार आमादा है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए। ये आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है योगेश, ये आरक्षण मुद्दा 2018 से लगातार जारी था बांग्लादेश में। उस समय खुद शेख हसीना ने जो प्रक्रिया थी उसको रुकवाया था, और उसके बाद ये आश्वासन दिया था कि इस तरह से कोई आरक्षण नहीं लाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से जो बदलाव हुआ था उसके लोग नाराजगी थी, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं शेख हसीना को झेलना पड़ा, और अब उसका जो बदलाव है वो देखना पड़ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे अब क्या कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो स्थिति है वो साफ नजर आ रहा है कि वो शेख हसीना के जो निर्णय रहे हैं उससे नाराजगी लोगों में रही है,
और जो नाराजगी है वो सड़कों में नजर आया। एक यूनिवर्सिटी से जो आंदोलन चालू हुआ वो कहीं ना कहीं सड़कों तक पहुंचा और सड़कों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा और वो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन दिखता नजर आया है। बिल्कुल पंकज, अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर दौड़ाएं, क्योंकि जो स्थिति आज बनी है ये दरअसल इसके पहले भी स्थिति बन चुकी थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का एक विशेष धड़ा है, क्योंकि लगातार वहां बांग्लादेश की अगर स्थिति देखें तो वहां पर वहां का समुदाय दो धड़ों में अक्सर बटा हुआ नजर आया है। एक कट्टरपंथियों का जो कि पाकिस्तानी सेना का जुर्म सहते हुए भी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के पास नजर आती है, उसके अप्रोच, उसके टच में नजर आती है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बीएनपी जो वहां पर पार्टी है उसको लेकर के उनके समर्थक भी कट्टरपंथी माने जाते हैं। और अब जब वहां पर ऐसी स्थिति एक बार फिर सामने नजर आ रही है तो बीएनपी और इन कट्टरपंथियों के समर्थन की वजह से ये क्या एक बार जो इतिहास दोहराता नजर आ रहा है बांग्लादेश में, जो स्थिति पैदा होती नजर आ रही है, क्या सबसे बड़ी वजह यही मानी जाए यहां पर? बिल्कुल, बेशक। देखिए, जब ये आंदोलन 1 जुलाई 2024 को चालू हुआ तब से लगातार इस बात को जो लोकल मीडिया है वो प्रदर्शित करता नजर आया था कि कट्टरपंथी हावी होते नजर आ रहे हैं। और उसका असर आप देखिए, जब देश के किसी भी देश के प्रधानमंत्री आवास तक ये आंदोलनकारी पहुंच जाते हैं तो साफ नजर आइए कि कितने कट्टर सोच होगी उनकी और किस तरह से वो बर्ताव करते होंगे। और बर्ताव दिखता नजर आया है सड़कों पर और तमाम यूनिवर्सिटीज पे जिस तरह से आगजनी हुई है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ है और जो बांग्लादेश के जनक है उनकी मूर्ति को क्षति करना, ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी की हावी एक कहा जाए कि वो दबाव बनाते नजर आए हैं और उसका असर दिखा है। तो कहने का लगातार प्रयास बांग्लादेश में यही कि शांति बहाल की जाए और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सेना को सामने आके उसको लेकर अपने हाथों पे लेना पड़ेगा कमान, और वो दिख भी रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि 48 घंटों में क्या नई सरकार स्टैब्लिश हो पाएगी। अगर नहीं होती तो बांग्लादेश किस ओर जाता नजर आएगा, क्योंकि गृह युद्ध जैसा सिचुएशन तो बांग्लादेश में बन चुका है, लेकिन आगे का स्टेप क्या होगा वो सेना पे निर्भर करता है। क्या वहां की स्थिति हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बीएनपी का जिसका मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथियों के सहयोग से जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें बीएनपी का, तो जो उसकी जो हेड ऑफ चीफ हैं बेगम खालिदा जिया, जो कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी की वो बीवी भी हैं, अब क्या ये माना जाए कि उनका प्रभाव वहां पर ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है? क्या सरकार बना सकती है, या फिर वहां के सियासी समीकरण को हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अब उसमें देखिए बीएनपी जिस तरह से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखा गया है और पिछले 3 दशक से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना बनी थी, वो लगातार जब भी चुनाव में मेजोरिटी से जीती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथ विचारधारा के जो लोग हैं वहां बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं शेख हसीना के अगेंस्ट नजर आए थे और उसका ही असर है कि जो भी निर्णय शेख हसीना करती थी उसका विरोध करते नजर आया था और वो विरोध कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता चला गया। और सबसे बड़ा अगर इसमें तमाम घटनाक्रम में देखा जाए तो कल महत्वपूर्ण दिन था उनके लिए। कल शेख हसीना ने तमाम विद्यार्थियों को और जो कट्टरपंथी समुदाय से जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने का न्योता दिया था, लेकिन उन तमाम लोगों ने न्योता स्वीकार नहीं किया और उसके बाद से ये लगातार और जो उग्र होते नजर आया। और उसके बाद ये उग्रता इतनी बढ़ गई कि जो वहां की पुलिस है उनको डिप्लॉयड करना पड़ा और फिर उसके बाद जो हिंसा हुई है और उसकी नाराजगी है उसका जो एक्शन का रिएक्शन कहा जाए जो आज हुआ है, और उसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब जो बांग्लादेश पुलिस है उससे कंट्रोल लेकर आर्मी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि वहां पे जो शांति बहाल किया जाए और नई सरकार को बनाने का मौका दिया जाए, चाहे बीएनपी हो, चाहे भी जो भी संगठन उनके साथ इन्वॉल्व हो या मिलीजुली सरकार, किसी भी तरह से वहां सरकार बनाया जाए और वहां पे शांति बहाल किया जाए। बिल्कुल, वहां की जो कानून व्यवस्था वो अपने हाथों में लाई जाए, वहां की स्थिति सामान्य की जाए। एक छोटा सा सवाल और चलते चलते पंकज, खासतौर पर जो आज वहां पर हालात बने हुए हैं बांग्लादेश के, पड़ोसी मुल्कों पर इसका क्या असर दिखता नजर आ रहा है? बिल्कुल, बेशक मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था योगेश की। देखिए, जब भी किसी भी देश पे अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास के देशों का उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बंगाल पड़ोसी देश का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है, बांग्लादेश के राज्य जो है, माफ कीजिएगा, भारत का जो राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल,
वो बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा है कि वहां से जब पलायन होगा तो वो कहने के बंगाल के बॉर्डर के थ्रू भारत में एंटर करने की कोशिश करेगा। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए, और भारत लगातार प्रयास कर रहा है। कई चाहे बीएसएफ के जवान हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हो, वो डिप्लॉयड किए गए वहां पे, और कोशिश की जा रही है कि वहां से कोई बड़ा मूवमेंट भारत की ओर ना हो, और जिससे कहीं ना कहीं भारत में अस्थिरता की स्थिति ना बने। क्योंकि हमने लगातार ये मुद्दा देखा है कि रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो, वो लगातार ना मूव करते नजर आए हैं भारत की ओर, और वो कहीं ना कहीं भारत में शरण लेते नजर आए। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास करती नजर आएगी। और स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी देश में हो, उसके आसपास के देशों में उसका असर जरूर नजर आएगा। योगेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरे मामले की, और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय आपने दिया। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके की स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बनी हुई है और शेख हसीना वहां से फिलहाल मूव कर चुकी हैं।